हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, विकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। दोस्तों, विकारी शब्दों की श्रृंखला में हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया की पिछले 4 वीडियो में डिटेल से वार्ता कर चुके हैं। इस वीडियो में हम अविकारी शब्दों पर वार्ता करेंगे, यानी आज का अपना विषय होगा अविकारी शब्द। दोस्तों, जहाँ विकारी और अविकारी शब्दों की चर्चा होती है वहाँ काल, कारक, लिंग और वचन की चर्चा अवश्य होगी। क्यों? क्योंकि ये चारों यानी कि काल, कारक, लिंग और वचन ये वो 4 इकाइयाँ हैं जो विकारी और अविकारी शब्दों को 2 भागों में विभाजित करती हैं। ये चार वो सोपान हैं जिससे शब्द का रूप परिवर्तन होता है। ये 4 तरीके हैं जिससे शब्द के रूप में बदलाव आता है। दोस्तों, हिंदी शब्दकोश में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका रूप परिवर्तन वचन के आधार पर होता है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका रूप परिवर्तन लिंग के आधार पर होता है, और कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनका रूप परिवर्तन काल के आधार पर होता है। कैसे होता है इनका रूप परिवर्तन, आइए एक झलक देखते हैं। पहला है वचन के आधार पर शब्द का रूप परिवर्तन। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। ये मैं सर्वनाम है, क्योंकि कर्ता हमेशा संज्ञा सर्वनाम होता है दोस्तों। तो मैं सर्वनाम है, पढ़ता हूँ ये क्रिया है, और ये एक वचन है। इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या करेंगे, मैं किस गए या हो जाएगा हम यहाँ पढ़ते हैं। मैं का हम में परिवर्तन हो गया और पढ़ता हूँ का पढ़ते हैं में परिवर्तन हो गया, यानी एक वचन है बहुवचन है। इस कारण से यहाँ संज्ञा और क्रिया में परिवर्तन हुआ है। दूसरा, लिंग के आधार पर कैसे परिवर्तन होगा, जैसे उदाहरण है, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। यहाँ मैं है वो सर्वनाम है, पढ़ता हूँ क्रिया है, और इसका जो पुल्लिंग है स्त्रीलिंग, यानी स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या करेंगे, वह यहाँ पढ़ती है। तो मैं का वह में परिवर्तन हो गया और पढ़ता हूँ का पढ़ती है में परिवर्तन हो गया। अब आगे है काल के आधार पर रूप परिवर्तन कैसे होगा। मैं यहाँ पढ़ता हूँ, यहाँ पढ़ता हूँ क्रिया है वर्तमान काल की, और मैं यहाँ पढ़ता था ये भूतकाल क्रिया हुई। तो पढ़ता हूँ का पढ़ता था में रूप परिवर्तन हो गया। दोस्तों, इन उदाहरणों में हमने देखा कि किस तरह संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण का काल, कारक, लिंग और वचन के कारण रूप परिवर्तन होता है। दोस्तों, इन उदाहरणों में आपने एक बात और देखी होगी कि यहाँ पर एक ऐसा शब्द भी है जिसका काल, कारक, लिंग और वचन के कारण कोई रूप परिवर्तन नहीं हुआ है। हाँ दोस्तों, वह शब्द है यहाँ। देखिए, प्रत्येक उदाहरण देखिए, यहाँ, 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 ये ऐसा शब्द है इसका काल, कारक, लिंग, वचन के कारण रूप परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इसे स्पष्ट है, यानी इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ है। तो ये सीधी सी बात है कि जिस शब्द में विकार उत्पन्न नहीं हो वो अविकारी शब्द होगा, और आज यही हमें पढ़ना है, अविकारी शब्द। यानी इन्हीं उदाहरणों से हमारे अविकारी शब्द की परिभाषा आ गई है। तो विकारी और अविकारी शब्दों की परिभाषा क्या हो जाएगी कि वे शब्द जिनका काल, कारक, लिंग और वचन के कारण रूप परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं, और वे शब्द जिनका काल, कारक, लिंग और वचन के कारण रूप परिवर्तित नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। दोस्तों, इन्हें ही हम जो है अव्यय भी कहते हैं। थोड़ा सा अव्यय के ऊपर हम विचार करते हैं। अव्यय को हम कुछ इस तरह लिखते हैं, जैसे अ प्लस व्यय, यानी अ का अर्थ होता है नहीं, व्यय का अर्थ होगा खर्च होना। इस पूरे शब्द का अर्थ हुआ खर्च नहीं होना। यहाँ पर खर्च होने का अर्थ मैं रूप परिवर्तन से लगा रहा हूँ। तो अव्यय शब्द का अर्थ हुआ शब्द का रूप परिवर्तन नहीं होना, यानी शब्द में कोई बदलाव नहीं होना। और दोस्तों, यहाँ अर्थ, यही अर्थ जो है ना वो अविकारी शब्द से भी निकलता है। अतः हम कह सकते हैं कि अविकारी शब्द और विकारी अव्यय दोनों एक ही हैं। उदाहरण देखते हैं, इनके क्या उदाहरण होंगे। निखिल यहाँ से चला गया, तो यहाँ शब्द है ना ये अव्यय है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, वह प्रतिदिन दोपहर में सोता है। यहाँ प्रतिदिन और दोपहर दोनों अव्यय हैं। और अन्य उदाहरण कौन से होंगे अव्यय के, जब, तब, कब, आज, कल, यहाँ, वहाँ, नीचे, ऊपर, दाएं, बाएं, इधर, उधर, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, बल्कि, यद्यपि, यदि, इसलिए, अतः, के बिना, के साथ, प्रतिदिन, रोजाना आदि बहुत से उदाहरण इनके हैं। अब हम करते हैं बात भेद की, यानी अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं।
तो दोस्तों अविकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। दोस्तों अगर आपको अविकारी शब्दों की भेद पूछे एग्जाम में, यानी प्रकार पूछे, तो आप 4 ही बताओगे। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि निपात को किस वर्ग में रखा जाता है, तो आपका उत्तर होगा अव्यय के वर्ग में रखा जाता है। हाँ दोस्तों, मैं आपको एक मजे की बात और बता रहा हूं कि प्रत्यय और उपसर्ग को भी अव्यय के वर्ग में ही रखते हैं, यानी निपात, उपसर्ग और प्रत्यय ये अव्यय स्वरूप होते हैं। भेद इनके 4 कौन कौन से होंगे? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमादि बोधक। और निपात को भी इसी श्रेणी में रखते हैं, इसी वर्ग में रखते हैं। तो सबसे पहले अपना होगा क्रिया विशेषण। तो दोस्तों क्रिया विशेषण पर हम चर्चा करेंगे। ये तो आप जानते हैं कि विकारी शब्द 4 होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहेंगे? विशेषण। हम सब पढ़ चुके हैं ये बात। सर्वनाम की विशेषता बताई उनको भी विशेषण कहते हैं, और विशेषण की विशेषता बताए उन्हें प्रविशेषण कहते हैं, और क्रिया की विशेषता बताए उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। दोस्तों देखिए, यहीं से अपनी क्रिया विशेषण की परिभाषा निकल कर आ गई। तो क्रिया विशेषण की परिभाषा हो जाएगी कि वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। और ये शब्द जो है वो क्रिया के ठीक पहले लगते हैं वाक्य में, यानी वाक्य में क्रिया के ठीक पहले लगेंगे, वो क्रिया विशेषण कहलाएंगे। उदाहरण देखते हैं, निखिल धीरे चलता है या निखिल करता है। आपको मालूम है कि सभी कारक संज्ञा सर्वनाम होते हैं, तो यह निखिल संज्ञा होगी। चलना है वो क्रिया है, और ये धीरे है, ये इस क्रिया की विशेषता बता रहा है कि धीरे चलता है, तेज चलता है, धीमी चलता है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ ये धीरे है ना, ये क्रिया विशेषण है। अब चलते हैं क्रिया विशेषण के भेद। कितने भेद होते हैं क्रिया विशेषण के? दोस्तों क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दोस्तों क्रिया विशेषण का तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और हमने विशेषण के वीडियो में पढ़ा था परिमाणवाचक विशेषण। क्या अंतर है इन दोनों में? ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। बस सिर्फ आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और यहाँ पर वीडियो का आनंद उठाते रहिए। बहुत ही आनंद की अनुभूति होने वाले दोस्तों। सबसे पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, उसके बारे में हम वार्ता करेंगे। इसकी परिभाषा लेते हैं। वाक्य में क्रिया के होने का समय बताने वाले क्रिया विशेषणों को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे निखिल आज आएगा, यहाँ निखिल संज्ञा है, आना क्रिया है, और आज है ये समय है, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण हुआ। दूसरा उदाहरण देखते हैं। वह 2 घंटे पढ़ता है, तो यहाँ वह जो है वो सर्वनाम है, पढ़ना क्रिया है, तो 2 घंटे ये समय है, तो ये यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण हुआ। दोस्तों अन्य उदाहरण भी देखते हैं। जैसे कल यानी आने वाला कल, और बीता हुआ कल। किसी वार का नाम है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार है, या अंग्रेजी में कह सकते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे। पक्ष का नाम है कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, इसमें दोनों आ जाएंगे। महीने का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, या फिर चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये सारे आ जाते हैं। वर्ष का नाम, शताब्दी का नाम, ऋतुओं का नाम, सर्दी, गर्मी, बरसात आदि। बजे का समय 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, ये सारा समय इसमें आ जाएगा। समय की अवधि यानी 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ये समय की अवधि है। यानी इसमें अंग्रेजी की टेंस में जो हम सिंस और फॉर वाले जो एग्जाम्पल हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। क्रिया विशेषण का दूसरा भेद होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसकी परिभाषा लेते हैं। वाक्य में क्रिया के होने का स्थान और दिशा का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी इसमें स्थान और दिशा दोनों का बोध होता है। जैसे निखिल छत पर बैठा है, यहाँ निखिल है संज्ञा है, बैठना क्रिया है, छत है वो अधिकरण कारक है, और पर जो है ना ये पर है, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। यानी कि मैंने आपको पहले बताया था, अपने कारक वाले वीडियो में जिक्र किया था कि अधिकरण कारक के सारी विभक्तियां जो हैं वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। अपना दूसरा एग्जाम्पल है सूर्य पूर्व में उगता है, तो यहाँ सूर्य करता है, उगना क्रिया है, और ये पूर्व ये दिशा है, में है वो जो है यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुआ। जैसे मेरी तरफ देखो, या तरफ जो है ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इसके अन्य उदाहरण भी हैं। कौन कौन से हैं? में, पर, पे, के नीचे, के ऊपर,
के भीतर, के अंदर, के बाहर, के दाएं, के बाएं, आसपास, आगे पीछे, की तरफ, इधर उधर, यहाँ वहाँ, पूर्व पश्चिम, ये सारे एग्जाम्पल है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल होते हैं। दोस्तों क्रिया विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिभाषा देखते हैं। वाक्य में क्रिया के होने की मात्रा बताने वाले क्रिया विशेषण को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें उदाहरण देते हैं, निखिल बहुत सोता है, यश कम पढ़ता है। तो यहाँ बहुत और कम ये दोनों जो है इस क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, सोना और पढ़ना की विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्रिया विशेषण हुई। अभी एक एग्जाम्पल तीसरा और लेते हैं, निखिल बहुत खाना खाता है। तो यहाँ देखो बहुत है, निखिल बहुत सोता है इसमें बहुत है, और निखिल बहुत खाना खाता है इसमें बहुत है, लेकिन दोनों में अंतर है। ऊपर वाला बहुत है ये तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, और नीचे वाला बहुत है ये खाने की विशेषता बता रहा है, यानी संज्ञा की विशेषता बता रहा है। और जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं दोस्तों, और क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में यही अंतर है दोनों में। यानी यहाँ ये नीचे वाले उदाहरण देखिए, निखिल बहुत खाना खाता है, तो इसमें ये बहुत है, ये इस खाना यानी क्रिया की विशेषता, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, और जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत है, ये इसमें एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, परिमाणवाचक विशेषण है। और ऊपर वाला उदाहरण में निखिल बहुत सोता है, इसमें ये बहुत है, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ये दोस्तों इन दोनों में अंतर है। अब अपना चौथा प्रकार है क्रिया विशेषण का, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दोस्तों रीति का अर्थ होता है तरीका, ढंग। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, वाक्य में क्रिया के होने का तरीका या ढंग बताने वाले क्रिया विशेषणों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें क्रिया की स्वीकृति, निषेधता, निश्चितता, अनिश्चितता का बोध भी होता है। वे पद भी शामिल हैं जो क्रिया की स्वीकृति बताते हैं, निषेधता बताते हैं, अनिश्चितता बताते हैं, निश्चितता बताते हैं। वे पद भी इनमें शामिल है रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। उदाहरण देखते हैं, उसमें आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। जैसे पहला उदाहरण है, बस फटाफट भर गई। यहाँ बस संज्ञा है, भरना क्रिया है, और फटाफट है ये तरीका है। तो ये फटाफट है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ। दूसरा उदाहरण देखिए, वह सरपट दौड़ता है। यहाँ वह सर्वनाम है, दौड़ना क्रिया है, और सरपट है ये तरीका है दौड़ने का। तो यहाँ पर ये जो है सरपट है ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ। अगला उदाहरण देखो, हाँ आ जाओ। तो यहाँ स्वीकृति है, तो यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। उधर मत जाओ, इसमें यहाँ पर निषेधता है, मना किया गया है, तो ये भी क्रिया रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ। आज निखिल जरूर आएगा, यहाँ जरूर शब्द है, ये निश्चितता को प्रकट कर रहा है, इस कारण से रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। आज वर्षा शायद आएगी, शायद शब्द है, ये अनिश्चितता को प्रकट कर रहा है, तो यहाँ पर जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। एक उदाहरण लेते हैं, वह बहुत तेज दौड़ता है। तो ये देखो तेज, क्योंकि दौड़ना क्रिया है और तेज इनकी विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण हुआ। और ये बहुत है, ये तेज की विशेषता बता रहा है। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है वो भी क्रिया विशेषण ही कहलाता है। अतः यहाँ पर बहुत है, ये भी क्रिया विशेषण ही है। एक अंतिम उदाहरण और लेते हैं, बहुत चालाक औरत बहुत तेज बोलती है। तो यहाँ देखिए क्रिया है बोलना, इसकी तेज इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण है। और बहुत है ये इस क्रिया विशेषण यानी तेज की विशेषता बता रहा है, तो ये भी क्रिया विशेषण ही होगा। इधर देखिए चालाक शब्द है, ये औरत की यानी संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो एक विशेषण है। और चालाक की विशेषता बता रहा है बहुत शब्द, ये क्योंकि जो विशेषण की विशेषता बताता है वो प्रविशेषण होता है दोस्तों, तो ये ध्यान रख लेना। विशेषण की विशेषता बताता है तो वो प्रविशेषण होता है, और जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण ही होता है। अव्यय का दूसरा प्रकार है संबंध बोधक अव्यय। परिभाषा देते हैं, संबंध का बोध कराने वाले अव्यय पद संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। इसमें विशेष बात है कि इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है, हाँ स्थान निश्चित होता है। तो कहाँ लगते हैं ये वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के मध्य या फिर इसके ठीक बाद में लगते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं, उनसे सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। उदाहरण लेते हैं, राधा के बिना श्याम अधूरा है। तो यह देखिए राधा और श्याम संज्ञा है, इनके मध्य के बिना
तो ये इन दोनों के मध्य है ना, संज्ञा सर्वनाम के मध्य जो अव्यय लगता है वो संबंध बोधक अवयव कहलाता है। तो यहाँ के बिना संबंध बोधक अवयव है। आपके बिना मैं अधूरा हूँ, यहाँ के बिना है। आप और मैं दो सर्वनाम है और के बिना है ये संबंध बोधक अवयव है कि आप और मेरा दोनों का संबंध प्रकट कर रहा है ये। दोस्तों अब तक हमने दो अवयव पढ़े हैं, एक तो क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अवयव कौन सा होता है? जो क्रिया की विशेषता बताता है, यानी वाक्य में जो क्रिया के ठीक पहले लगता है वो क्रिया विशेषण कहलाता है। और जो संज्ञा या सर्वनाम में संबंध प्रकट करता है, यानी वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के मध्य लगता है, वो संबंध बोधक अवयव कहलाता है। इसके और उदाहरण लेते हैं संबंध बोधक अवयव के। हेतु, के लिए, के वास्ते, कारण, खातिर, चलते, मारे, संग, साथ, मैं, सहित, सहचरण, के बिना, के बगैर, के अतिरिक्त, के अलावा, के बदले, के पलटे, के एवज, के आगे, के पीछे, के इधर, आसपास, दूर आदि ये जो है संबंध बोधक अवयव हैं। दोस्तों अव्यय का तीसरा प्रकार है समुच्चय बोधक अवयव। दोस्तों समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा से पहले हम थोड़ी सी चर्चा वाक्य पर करते हैं। यानी वाक्य किसे कहेंगे? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं और एक वाक्य में कई उपवाक्य हो सकते हैं। दोस्तों प्रयोग और संरचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में उपवाक्य पाए जाते हैं। समुच्चय बोधक अवयव की परिभाषा: समूह का बोध कराने वाले अव्यय पद समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एक वाक्य में कई उपवाक्य होते हैं और उन उपवाक्यों को जोड़ने वाले योजक जो पद होते हैं, योजक पद होते हैं, योजक शब्द होते हैं, वो ही जो है समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए साधारण वाक्य है, इसमें साधारण वाक्य एक ही वाक्य होगा, उसमें कोई जो समुच्चय बोधक अवयव नहीं लगेगा। हाँ संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य इन दोनों में जो है ना उपवाक्य होते हैं और वहाँ पर समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग होगा। क्योंकि ये संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य दो प्रकार के हो गए, इस कारण से समुच्चय बोधक अवयव भी दो प्रकार के होते हैं: समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव और व्याधिकरण समुच्चय बोधक अवयव। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से आपको अच्छी तरह स्पष्ट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे निखिल पढ़ता है लेकिन कोकी खाना खाता है। तो देखो यह दो उपवाक्य है, निखिल पढ़ता है और कोकी खाना खाता है। इनके बीच में जो लेकिन शब्द है ये यहाँ पर जो है योजक है, इन दोनों को जोड़ रहा है। तो ये लेकिन है ना, ये समुच्चय बोधक अवयव कहलाता है। एक उदाहरण बोलते हैं, राम आम खाता है और श्याम वन में जाता है। इस वाक्य में दो उपवाक्य हैं, राम आम खाता है, श्याम वन में जाता है। ये दोनों उपवाक्य हैं और इनको जोड़ने वाला और है, ये योजक शब्द है। और शब्द है, ये योजक शब्द है, यानी इन दोनों को जोड़ रहा है। तो यहाँ और है, ये समुच्चय बोधक अवयव कहलाता है। थोड़ी सी अन्य उदाहरणों पे भी हम नजर डालते हैं। लेकिन, किंतु, परंतु, मगर, और, या, अथवा, तथा, बल्कि, इसलिए, वह, एवं, जो, जिसे, जैसे जैसे, वैसे वैसे, अतः, इस कारण, क्योंकि, कि, यानी, अर्थात आदि ये अन्य उदाहरण होते हैं। अव्यय का चौथा प्रकार है विसमादिबोधक अव्यय। परिभाषा देते हैं, वाक्य में आश्रय अथवा आश्रय का बोध कराने वाले अवयव पद विसमादिबोधक अवयव कहलाते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि इसमें हमेशा वाक्य में हमेशा अचरज ही पैदा हो, आश्रय ही हो, ऐसी बात नहीं है। वाक्य में कभी कभी दुख भी होता है, शोक भी होता है और घृणा भी होते हैं। यानी दुख, शोक और घृणा पैदा कराने वाले, घृणा का जो बोध कराने वाले जो शब्द हैं वो भी विसमादिबोधक अवयव के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, वाह कैसा सुंदर दृश्य, यहाँ वाह शब्द है वो प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है। छी इतना गंदा, यहाँ छी शब्द है वो विसमादिबोधक अवयव। अरे तुम यहाँ कैसे, हाय मेरा सारा सामान जल गया। दोस्तों इस अवयव की विशेष पहचान ये है कि अव्यय पद वाक्य के शुरू में आता है, यानी वाक्य अव्यय पद से ही शुरू होता है और साथ में विसमादिबोधक
चिन्ह का भी प्रयोग होता है। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ कि विस्मयादिबोधक अवयव और संबंधबोधक कारक इनके उदाहरण समान होते हैं। इसमें केवल और केवल एक अंतर है, वो ये है कि विस्मयादिबोधक अवयव में आश्रय प्रकट होता है और संबंधबोधक कारक में आश्रय प्रकट नहीं होता है। आइए देखते हैं कि अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं। अरे, अजी, अहो, ओह, उफ, अक, धत, धत तेरी की, छी, वाह, शाबाश, धन्यवाद, अजी सुनते हो, ये इसके अन्य उदाहरण हैं। दोस्तों अब बात करते हैं निपात के ऊपर। सबसे पहले परिभाषा लेते हैं। जो पद वाक्य में नवीनता या चमत्कार या किसी बात पर विशेष बल देते हैं उन्हें हम निपात कहते हैं। यानी वाक्य में किसी पद के आगे या पीछे लगकर उसके अर्थ में विशेष बल प्रदान कर दे, वो निपात कहलाते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। ही, भी, तो, केवल, लगभग, सिर्फ, ये आदि इनके उदाहरण हैं। अब इनके वाक्य में प्रयोग कैसे होगा वो देखते हैं। तो अपना पहला वाक्य है निखिल पढ़ रहा है। यहाँ साधारण सी बात है, निखिल पढ़ रहा है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन निखिल ही पढ़ रहा है ये आ जाए तो फिर ही शब्द है ना, ये निखिल के ऊपर विशेष बल दे रहा है। इसमें निखिल के ऊपर विशेष प्रेशर है कि और बच्चे और भी हैं, विद्यार्थी और भी हैं, लेकिन वो कोई नहीं पढ़ रहा है, सिर्फ निखिल ही पढ़ रहा है, तो यहाँ ही शब्द है, ये निपात है। दूसरा वाक्य है कोकी जयपुर जाएगा। तो कोकी जयपुर जाएगा साधारण सी बात है, लेकिन कोकी भी जयपुर जाएगा अगर आ जाए तो भी से, भी शब्द से कोकी पर विशेष बल पड़ गया है। और जा रहे लेकिन उसमें कोकी स्पेशल है, जाएगा जरूर, तो यह भी शब्द है, वो निपात है। वह आ गया, साधारण सी बात है, वह आ गया, कोई परेशान नहीं है, लेकिन वह तो आ गया, यहाँ ये शब्द होने से इस वह के ऊपर विशेष बल आ गया है। तो लगने से इस वह के ऊपर जो विशेष प्रेशर आ गया है, नवीनता आ गई है, तो यहाँ तो जो है ये निपात है। एक और देखिए उदाहरण। एक लड़का अंदर गया, बस साधारण सी बात है, एक लड़का अंदर गया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन केवल एक लड़का अंदर गया है, तो यहाँ केवल शब्द है, केवल की वजह से इस एक लड़के के ऊपर विशेष प्रेशर होगा, तो यहाँ केवल जो है निपात। तो यहाँ देखिए ही, भी, तो, केवल, ये सारे निपात के एग्जाम्पल हैं। दोस्तों अवयव का चैप्टर अब समापन की ओर है, लेकिन जाने से पहले हम एक बार फिर सारे अवयव के ऊपर एक सरसी दृष्टि डाल लेते हैं, एक नज़र डालते हैं और देखते हैं आपस में क्या अंतर है इनका। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है, हाँ स्थान निश्चित होता है दोस्तों। तो देखते हैं कि कौन से स्थान पर अवयव पद लगने से कौन सा अवयव पद हो जाता है। आइए, तो सबसे पहला अपना क्रिया विशेषण। परिभाषा क्या होगी इसकी? वाक्य में क्रिया की विशेषता बताने वाले अवयव पद क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ये तो आप सभी को मालूम है। अब इसकी पहचान क्या है कि वाक्य में ये क्रिया के ठीक पहले लगते हैं दोस्तों। क्रिया के ठीक जो पहले वाक्य जो पद लगेगा वो क्रिया विशेषण कहलाएगा। पद कोई भी हो, अगर वह वाक्य में क्रिया के ठीक पहले लग रहा है और क्रिया की विशेषता बता रहा है तो वह पद क्रिया विशेषण अवयव कहलाएगा। दूसरा प्रकार है संबंधबोधक अवयव। परिभाषा, संबंध का बोध कराने वाले अवयव पद संबंधबोधक अवयव कहलाते हैं। अब देखते हैं संबंधबोधक अवयव की पहचान। वाक्य में इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के मध्य या फिर इन दो संज्ञा सर्वनाम के ठीक बाद में इनका प्रयोग होता है, वहां पर जो है संबंधबोधक अवयव होगा, चाहे वो शब्द कैसा ही हो। तीसरा है अपना समुच्चय बोधक अवयव। समूह का बोध कराने वाला अवयव पद जो है समुच्चय बोधक अवयव कहलाता है। इसकी पहचान है कि वाक्य में दो उपवाक्यों को जोड़ने का जो कार्य पद करता है, जो अवयव पद वाक्य में दो उपवाक्यों को जोड़ने का जो कार्य करता है वो समुच्चय बोधक अवयव कहलाता है। चौथा अपना है विस्मयादिबोधक अवयव। परिभाषा सीधी सी है कि वाक्य में आश्चर्य या अचरज पैदा करने वाले अवयव पद विस्मयादिबोधक अवयव पद कहलाते हैं। पहचान देखते हैं। इसकी इनकी सीधी सी पहचान है कि जो विस्मयादिबोधक अवयव हैं उन्हीं से वाक्य शुरू होता है, यानी वाक्य में इनका प्रयोग शुरुआत में हो जाता है और साथ में विस्मयादिबोधक चिन्ह का भी प्रयोग होता है। दोस्तों एक बार फिर देख लेते हैं कि सबसे पहला है क्रिया विशेषण। पहचान क्या है कि वाक्य में क्रिया के ठीक पहले लग करके क्रिया की विशेषता बताता है, वो क्रिया विशेषण कहलाता है। दूसरा संबंधबोधक कि संज्ञा या सर्वनाम के बीच में संबंध प्रकट करता है और वो संज्ञा सर्वनाम के मध्य लगता है या फिर संज्ञा सर्वनाम के ठीक बाद में लगता है, वो संबंधबोधक अवयव कहलाता है।
तीसरा समुच्चय बोधक अवयव क्या होगा कि दो उपवाक्यों को जोड़ने वाला योजक पद है वो समुच्चय बोधक अवयव कहलाता है। चौथा है विषमादि बोधक अवयव, ये वाक्य के शुरू, इसकी पहचान की वाक्य के शुरू में लग जाता है और विषमादि बोधक चिन्ह का प्रयोग इसके साथ होता है। तो दोस्तों ये थे अपने अवयव। दोस्तों अब हम यहाँ पर एक ऐसे वाक्य पर चर्चा कर रहे हैं जिसमें हमने अवयव पद 4 पढ़े हैं, उनके सारों के जो उदाहरण इसमें आएंगे और आपको इसमें आसानी हो जाएगी कि कहाँ पर कौन सा अवयव पद है। यहाँ पर चूंकि यहाँ पर जो उदाहरण में अवयव पद समान भी होंगे लेकिन फिर भी अलग अलग होंगे। देखिए, अरे राम और सीता खाना बना रहे हैं और लक्ष्मण खाना फटाफट खा रहा है। तो यहाँ देखिए अरे, सबसे पहला अरे, तो ये क्योंकि वाक्य में शुरू में लगता है, मैंने बताया था आपको, तो वहाँ अरे शब्द है, ये विषमादि बोधक अवयव है। अच्छा आगे देखिए राम और सीता, क्योंकि राम और सीता ये और शब्द है, ये राम और सीता में संबंध बता रहा है तो ये संबंध बोधक अवयव है। आगे थोड़ा आगे ये दूसरा और है, ये राम और सीता खाना बना रहे हैं और लक्ष्मण खाना फटाफट खा रहा है। तो यहाँ पर ये और शब्द है ना, ये दो उपवाक्य अपने पास, राम और सीता खाना बना रहे हैं, लक्ष्मण खाना फटाफट खा, ये दो उपवाक्य हो गए। इनको ये और शब्द है ये जोड़ने कार्य कर रहा है तो ये समुच्चय बोधक अवयव हो गया, कि दो उपवाक्य को जोड़ने का जो कार्य करता है वो अवयव पद समुच्चय बोधक अवयव पद कहलाता है। और अगला देखिए, लक्ष्मण खाना फटाफट खा रहा है, तो ये फटाफट शब्द है, ये खाना जो खा रहा है ना उसकी तरीका है, तो एक खाना खाने की जो है ना ये क्रिया है, इसका विशेषता बता रहा है फटाफट शब्द, तो यहाँ पर जो ये क्रिया विशेषण हो गया। तो दोस्तों ये एक ऐसा वाक्य है, इसमें चारों अपने अवयव पद आ गए हैं। ठीक है। और दोस्तों अगर आपको कोई भी फिर भी डाउट हो, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, बहुत कोशिश की आपको समझाने के लिए, फिर भी अगर कोई आपके पास डाउट है तो क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इसी आशा के साथ कि हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल।